तो कल ख़त्म हुआ था दोस्तों टेक्सास प्रो, और कल कम्प्लीटली ख़त्म हो गया, यानी कि मेंस बॉडी बिल्डिंग भी ख़त्म हो गई। और इसके अंदर रिजल्ट्स आए बहुत ज़्यादा वैसे जैसा कि हम लोगों ने सोचा था, लेकिन सोचा टेक्सास प्रो देखने के बाद में, क्योंकि टेक्सास प्रो जैसे चलने लग रहा था ना उस टाइम पे हमें पता लग रहा था कि कौन इस कॉन्टेस्ट में विनर होने वाला है। और क्लियरली यहाँ पर एंड्रयू जैक्ट बन गए शो के विनर। क्लियरली नहीं बने, बिकॉज यहाँ पर एंड्रयू जैक्ट के साथ में जो खड़े हुए थे वो थे हंटर लब्राडा। काफ़ी ज़्यादा अच्छी फिजिक थी एंड्रयू की उनके मुकाबले, लेकिन क्लियर विनर वो नहीं बने। यहाँ पर स्कोर कार्ड्स तो कम से कम यही बात बोल रहे हैं। स्कोर कार्ड्स की माने तो एंड्रयू जैक्ट ने प्री जजिंग और फाइनल्स दोनों के अंदर में 4-4 पॉइंट्स लिए। वहीं पर ही हंटर लब्राडा ने प्री जजिंग में 5 और फाइनल्स में 5 पॉइंट्स लिए। तो यानी कि एक एक पॉइंट से हारे हैं प्री जजिंग में भी फाइनल्स में भी। तो एंड्रयू के 8 पॉइंट्स बने कुल मिलाकर के, हंटर के 10 पॉइंट्स बने। जिसके कम होते हैं वो जीत जाता है। हंटर लब्राडा सेकंड पर आए। थर्ड पर आए कार्लोस थॉमस जूनियर, जो सबसे ज़्यादा अभी पॉपुलर हुए थे अपने एक प्रो कार्ड जीतने के बाद में, और अपने बड़े क्वाड्स की वजह से, एक अच्छे खासे बॉडी बिल्डर वाले साइज़ की वजह से। इसके बाद में जितने भी बाकी के एथलीट्स हैं, लुइस ब्रीड, जॉर्डन, जोनाथन, ये सारे नए एथलीट्स हैं, तो इनकी हम बात नहीं करेंगे बिकॉज सबकी फिजिक्स काफ़ी हद तक सेम है या फिर अभी नीचे के लेवल पे ही है। तो इन तीनों टॉप के एथलीट्स की हम बात करते हैं। एंड्रयू जैक्ट से स्टार्टिंग करेंगे दोस्तों। तो एंड्रयू ने लास्ट आर्नोल्ड में जो अपनी बॉडी दिखाई थी उसके बलबूते पे वो तीसरी प्लेसिंग लेकर के तो आ गए, लेकिन इस बार की फिजिक उनकी उससे भी मच बेटर थी। और ये एक्चुअली में इम्प्रूवमेंट रेट इनका भी बहुत ज़्यादा था इस वाले शो के अंदर जो हमें देखने को मिला। एंड्रयू जैक्ट ने मतलब ये प्रूव कर दिया कि अगर जेनेटिक्स वर्क पे लग जाए, काम पे लग जाए, तो फिर उनको कोई नहीं हरा सकता। और यही आपको फ़र्क दिखेगा आर्नोल्ड वाली इनकी फिजिक में और अभी वाली फिजिक में। अगर कंपेयर कर लूँ मैं सबसे पहले, तो इस फिजिक में आपको डिफरेंस एकदम से नोटिस में आएगा कि इनके लैट्स जो हैं अब काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं बड़े और वेस्कुलर, ड्राई हो गए हैं, साइज़ ऐड हुआ है, पहले बात थिकनेस ऐड हुई है इनके लैट्स में, और वेस्कुलरिटी ज़्यादा दिख रही है। वेस्कुलरिटी इसलिए भी क्योंकि इस बार ये आए थे श्रेडिड, ये अपनी लाइफ की बेस्ट कंडीशनिंग में आ गए। और एंड्रयू जैक्ट की बॉडी में बाकी छोटे मोटे आपको चेंजेस दिखेंगे, स्पेशली चेस्ट के अंदर भी थिकनेस थोड़ी सी और बेहतर दिख रही थी जब वो साइड ट्राइसेप हिट कर रहे थे। तो लोअर चेस्ट के अंदर चेस्ट पे चेस्ट की मसल्स दिख रही थी एक के ऊपर एक, और बहुत ही क्लैरिटी थी इन मसल्स के अंदर। तो ये वाली चीज़ होती है जो कि बताती है कि एक बॉडी बिल्डर कितनी अच्छी शेप में आया है। ये माइक्रोफाइबर्स जो दिखते हैं ना, ये तभी दिख सकते हैं। अब एंड्रयू जैक्ट की अगर हम बात करें तो इम्प्रूवमेंट इन्होंने इतना ज़्यादा करा कि हंटर लब्राडा को पीछे छोड़ गए। हंटर ने लास्ट अभी जीता था टेम्पा प्रो, लेकिन इस वाले शो की अगर बात करता हूँ तो हंटर की फिजिक काफ़ी हद तक सेम सी थी, लेकिन एंड्रयू के साथ में क्या था, क्रिस्पीनेस बनी हुई थी पूरे शो के अंदर। हंटर के अंदर क्रिस्पीनेस थोड़े टाइम रहती है, उसके बाद में वाटरी होने लगते हैं। हमेशा हंटर के साथ यही प्रॉब्लम है कि वो ड्राई हार्ड नहीं आते उतना ज़्यादा, और आते भी हैं तो शो ख़त्म होते होते उनकी बॉडी पानी छोड़ने लगती है। इस वजह से वो एकदम शाइनी तो हो जाते हैं, लेकिन वो एक रिब्डनेस नहीं आती है। अब एंड्रयू जैक्ट यहाँ पर अपने हर तरीके से जेनेटिक स्ट्रक्चर, मसल हार्डनेस, मसल शेप, हर तरीके से हंटर को हरा रहे थे, लेकिन जजेस ने यहाँ पर ऐसा नहीं करा कि वन साइडेड विनर इनको बनाया हो। उनको दोनों ही पसंद आ रहे थे, और इसीलिए स्कोर कार्ड्स के हिसाब से ये दोनों बहुत ही करीब करीब चल रहे थे। पर्टिकुलरली इतने सारे जो फ्लॉज हंटर लब्राडा की फिजिक में है, गट को देख लो, या फिर चेस्ट की जो एक बिगड़ी हुई शेप है बिकॉज टॉन पैक है उनका, और कई सारी चीज़ें ऐसी हैं हंटर की फिजिक में जो एंड्रयू के मुकाबले अब काफ़ी ज़्यादा हल्की दिखने लग गई हैं, जैसे कि उनकी चेस्ट के अंदर थिकनेस भी उतनी ज़्यादा नहीं है। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए ये काफ़ी ज़्यादा पीछे लग रहे थे, पर स्कोर कार्ड्स के हिसाब से नहीं। अब अगर बात करी जाए यहाँ पर तीसरे नंबर पर आए एथलीट की, जो थे कार्लोस। तो कार्लोस ने अपना एक तरह से समझ लो प्रो डेब्यू ही करा इस वाले शो में, और इन्होंने अपनी बॉडी में मतलब काफ़ी अच्छी एक कंडीशनिंग पकड़ के रखी थी उस हिसाब से कि अभी नए नए आए हैं। और लेग्स में इनकी कंडीशनिंग नज़र आती है, फाइबर्स और डिटेलिंग नज़र आती है, लेकिन एब्डोमिनल सेक्शन में एकदम से एब्स इनके गायब रहते हैं, चेस्ट एकदम इनकी फ्लैट है। तो बॉडी में मास बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी प्रपोर्शंस उतने ज़्यादा इनके बेहतर नहीं है, यानी कि एक मसल डोमिनेट कर रही है और दूसरी मसल थोड़ी सी छोटी रह जा रही है। जैसे कि लोअर बॉडी इनकी काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट है, अपर बॉडी इनकी थोड़ी सी छोटी लगती है, चेस्ट हो गए या फिर एब्स बिल्कुल भी इनके सही नहीं है, लेकिन स्टिल ये वैक्यूम कर रहे थे इतने बड़े एक शरीर के ऊपर में भी। तो इनकी फिजिक भी काफ़ी डिफरेंट टाइप की थी, और इसीलिए फ्रंट डबल बाइसेप जब ये पेट खींच के कर रहे थे तो इनकी वी टेपर बहुत अच्छी आ रही थी। तो फ्रंट से बॉडी इनकी ठीक लगती है, लेकिन बात आती है अगर ये बैक से जब घूमते हैं तो बॉडी में और ज़्यादा फ्लॉज दिखने लगते हैं, स्पेशली बैक में, ग्लूट्स में उतना ज़्यादा श्रेडिडनेस नहीं है बिकॉज बॉडी उतने ज़्यादा लीन नहीं है
कंडीशन इनफ नहीं है, तो इसलिए हैमस्ट्रिंग्स ग्लूट्स उतने ज़्यादा क्लियर नहीं है। और बॉडी में और ज़्यादा अभी एक होता है ना कि डाइटिंग की जो ज़रूरत पड़ती है। कई बार नए एथलीट्स उतना ज़्यादा अपने आप को पुश करके नहीं आते हैं डाइटिंग के अंदर, जितना पुराने एथलीट्स कंसिस्टेंटली ये करते करते सीख जाते हैं। तो अभी और टाइम इनको लगेगा। अभी काफ़ी हद तक पीछे से मुझे हसन मुस्तफ़ा की ये याद दिला रहे हैं। इनकी थर्ड प्लेसिंग भी काफ़ी एक सही इन्होंने स्पॉट यहाँ पर अचीव करके दिखाया, लेकिन ये अभी बिल्कुल ही नए एथलीट है, तो इनको बिल्कुल हम इनकन्सिस्टेंट एथलीट में भी रखेंगे। पता नहीं आने वाले टाइम में किस तरीके से परफॉर्म करे, कितने समय बाद खेलते हुए नजर आएंगे। ओलंपिया की बात तो अभी छोड़ ही देते हैं, कोई शो जीतना भी इनके लिए बहुत बड़ी बात है इस फिज़िक के साथ में, बिकॉज ये फिज़िक काफ़ी ज़्यादा फ्लॉ वाली फिज़िक है। और जजेस की आजकल की प्रेफरेंस पे ये फिज़िक तो नहीं होगी, बिकॉज उनको हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रीमलाइंड चाहिए विद मसल थिकनेस एंड राउंडनेस। तो वो आज मेंस बॉडी बिल्डिंग में ऐसी चीज़ें खोज रहे हैं जो एक्चुअली में एंड्रयू जैक्ट के पास में है। मतलब मेंस बॉडी बिल्डिंग के अंदर क्लासिक लुक उनको चाहिए आज के टाइम पे। एंड्रयू जैक्ट यानी मोनालिसा, ये खुद को मोनालिसा कहते हैं। इन्होंने कल इस वाले शो को जीत करके ये प्रूव करा कि अब ये स्टार्ट हो चुके हैं। इस बार के ओलंपिया के लिए इनको कोई काउंट कर नहीं रहा था, पर अब इनकी ये बेस्ट फिजिक जो इन्होंने आज अपनी लाइफ की दिखाई, यानी कल इस वाले शो में, और एकदम से इन्होंने इस वाले शो को जीत लिया, तो इससे समझ आता है कि अब ये बहुत ज़्यादा कुछ करने की कागार पे जा चुके हैं। और ऐसा किस हद तक कर सकते हैं उतना ज़्यादा, उसका हम आइडिया लगाते हैं। तो एंड्रयू जैक्ट को अभी लोगों ने कंपेयर भी करना शुरू कर दिया है शॉन रोडन से। अगर आप देखोगे पोस्ट में कई सारे इंस्टाग्राम चैनल्स जो हैं वो शॉन रोडन एंड्रयू जैक्ट का एक एक पोज कंपेयर में कर रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि एंड्रयू जैक्ट अब कितने अच्छे दिखने लग गए हैं। अब सही बताऊँ, शॉन रोडन एक सही में लेजेंड थे। लेजेंड इसलिए नहीं बिकॉज वो दुनिया में नहीं रहे, इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज उनकी फ़िज़िक बहुत अच्छी थी। बहुत परफेक्ट ना होने के बावजूद भी वो फिज़िक बहुत ही अलग किस्म की फ़िज़िक थी। फ्लॉज के साथ में भी वो फिज़िक बहुत बढ़िया लगती थी देखने में। वो कंडीशनिंग अलग लेवल की थी। फ़ोटोज़ कभी भी जस्टिफाई नहीं कर सकती शॉन रोडन की उस बॉडी को, जो लोगों ने लाइव देखा होगा उस टाइम पे। तो डेफिनेटली मसल मास में शॉन रोडन इनके आगे बहुत कम दिखेंगे, लेकिन स्टिल वो सिमेट्री इतनी परफेक्ट थी। आज भी मैं मानता हूँ शॉन रोडन इनको ईजिली हरा देंगे। अब एंड्रयू को लोगों ने फ्लेक्स व्हीलर से भी अभी कंपेयर करा है, और सही बताऊँ ना, फ्लेक्स व्हीलर जैसी इनकी फिज़िक है भी। आप देखो अगर बैक डबल बाइसेप पोज इनका, तो वो थिकनेस जो मसल्स की शेप बन रही है काफ़ी हद तक व्हीलर जैसी बन रही है। लेकिन फ्लेक्स व्हीलर भी एक अलग लेवल पे थे, तो वो हमने देखा ही नहीं कभी आंखों से कि वो कैसे दिखते थे लाइव में। तो फोटोज़ में फिर से वही वाली बात है कि एंड्रयू जैक्ट ज़्यादा अच्छे लगेंगे देखने में, बट फ्लेक्स थे। लेकिन अगर बात करी जाए एक और कंपैरिजन की, तो एंड्रयू जैक्ट को लोगों ने रॉनी कोलमैन तक से कंपेयर किया है। तो ये कंपैरिजन्स इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि कुछ लोगों को नज़र आ रहा है अब इस फिज़िक में, जो इससे पहले छुपा हुआ था लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा खुलने लग गया है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि एंड्रयू जैक्ट मिस्टर ओलंपिया इसी साल बन जाएंगे, लेकिन अब थोड़ा प्रैक्टिकली हम बात करके देखते हैं, उससे आप ज़रूर से एग्री करोगे या फिर अपने विचार ज़रूर रखना जो भी आपको लगे। एंड्रयू ने अभी आर्नोल्ड क्लासिक जो लास्ट खेला था उसके अंदर भी बिग रैमी को बीट कर दिया था, जबकि वो एंड्रयू का एक बहुत अच्छा पैकेज उस टाइम का था। आज और बेहतर हो चुके हैं, तो उस टाइम भी ये बिग रैमी को बीट करके जा रहे हैं। अब आप ये सोचो कि इस साल रैमी जब ओलंपिया में उतरेंगे, ये वाले एंड्रयू जैक्ट उनको किस हद तक हरा सकते हैं। मेरे हिसाब से एक प्लेसिंग से तो हरा ही सकते हैं। जब तब हरा दिया था, तो आज इम्प्रूवमेंट के बाद में भी एक प्लेसिंग तो फिर भी हराएंगे। अब यही वाली बात है कि एंड्रयू ओलंपिया में कितना पीक करके आएंगे। देखो रैमी पिछले साल 5th आ गए थे, यानी टॉप 5 के कंटेंडर वो भी बहुत समय से हैं। तो एंड्रयू अगर इस फिजिक के साथ उतरते हैं तो आराम से 5th प्लेसिंग उनकी खा सकते हैं, और इस साल उनको बाहर पुश कर सकते हैं और खुद आ सकते हैं इस रेंज में। तो ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इस अंदाजे को हम ज़रूर से पकड़ के चल सकते हैं कि ये इस बार टॉप 5 अपना लेकर के आएंगे और कहीं ना कहीं प्लेस हो सकते हैं। अब एग्जैक्टली कहाँ पर प्लेस होंगे, 6th आएंगे 5th आएंगे, वो सारी चीज़ें मैं प्रिडिक्शन में कवर करूँगा, क्योंकि और बहुत सारे एथलीट्स हैं, एक से बढ़कर एक एथलीट। आज सारे एथलीट्स इतने तगड़े हैं ना कि सभी बढ़िया लगते हैं, कोई स्टैंड आउट ज़रूर से नहीं लगता, लेकिन सारे एक दूसरे के कंपैरिजन में बहुत अच्छे से आ जाते हैं। तो इसीलिए हार्डी शुपन, एंड्रयू जैक्ट, यहाँ पर निक वॉकर, ब्रैंडन, डेरेक सैमसन, ये बहुत ख़तरनाक एथलीट्स हैं। मेरे हिसाब से ये ब्रैंडन को इजीली पुश कर देंगे एंड्रयू, तो इसलिए भी मैं कह रहा हूँ कि 5th आ सकते हैं। बाकी ये प्लेसिंग आनी चाहिए मेरे हिसाब से इस एथलीट की इस बार। तो ये था इनका शो, इस बार जीत करके ओलंपिया में होगा। अभी ये क्वालिफाई, अब देखते हैं नवंबर में क्या करते हैं। 1.5-2 महीने बाद हमें compete करते हुए दिख जाएंगे। इसके बाद दोस्तों अगर बात करी जाए दूसरे अपडेट्स की, तो वो यहाँ पर आते हैं अलग अलग एथलीट्स के ऊपर। सबसे पहले हम बात करेंगे जेरेमी बुएंडिया के ऊपर। जेरेमी ने अभी हाल ही में ट्रेनिंग भी करी थी आंड्रे ड्यू के साथ में, और आंड्रे की वो साइज़ से काफ़ी ज़्यादा चौकन्ने हो गए थे। मतलब वो ना थोड़े हिल गए थे देख करके कि इनका साइज़ बहुत ज़्यादा है, बट वो ये आंड्रे कम्पीट नहीं करते, वो थोड़ा मौज मस्ती में रहते हैं, लेकिन जेरेमी तो कर रहे हैं। और इस वक्त जेरेमी ने अपनी फिज़िक दोबारा से दिखाई है अपने लेटेस्ट वीडियो के अंदर,
और इसके अंदर आपको ये दिखाई देंगे एक वही ओल्ड जेरेमी जैसे कि दिखा करते थे, स्मॉल वेस्ट लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा राउंडनेस, ज़्यादा शोल्डर में, डेल्स में और चेस्ट में एक थिकनेस के साथ में। तो जेरेमी है 11 वीक्स आउट और यही लिखते हैं कि ट्रस्ट द प्रोसेस, और धीरे धीरे करके ये चेंज होंगे। लेकिन इस बार क्या जेरेमी को डाला जा सकता है टॉप 5 मिस्टर ओलंपिया के लीग में, यानी मेंस फिजिक में टॉप 5 पे आ सकते हैं वो? ये आप मुझे बताना, क्योंकि बहुत ज़्यादा नए एथलीट्स आते जा रहे हैं और ये नहीं मालूम, जजेस को भी नहीं मालूम, किसी को भी नहीं मालूम कौन कहाँ पर प्लेस हो जाता है। मेंस फिजिक के एथलीट्स एकदम नीचे से ऊपर आ जाते हैं और फिर अचानक से ऊपर से नीचे भी गिर जाते हैं, तो बहुत अनप्रेडिक्टेबल सी डिवीजन हो जाती है। ऐसे में जेरेमी बुएंडिया कहाँ प्लेस होंगे ये प्रिडिक्ट करना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क रहेगा। फिलहाल जेरेमी के लेग्स भी आपको दिखाई देंगे कि अच्छे खासे डेवलप्ड हैं, जो मेंस फिजिक एथलीट्स के सभी के होते हैं, कोई बहुत स्पेशल चीज़ नहीं है। अब लेग्स इतने बड़े तो होते ही आजकल बहुत सारे एथलीट्स के। अभी ये फिलहाल है 11 हफ्ते दूर, तो यहाँ से कितनी ज़्यादा राउंडनेस पकड़ेंगे और कितने ज़्यादा श्रेडिड होंगे, उससे इनकी प्लेसिंग का और बेहतर अंदाज़ा हमें पकड़ में आएगा। और वो तभी हम करेंगे प्रेडिक्शंस जब बिल्कुल ओलंपिया पास होगा। तो जैसे मैंने आपको डेट दे रखी है, 15 अक्टूबर के बाद से प्रेडिक्शंस आनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन फिर भी जीत जाएंगे इस बार ओलंपिया को, ये तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा, क्योंकि एरिन बैंक्स इनसे जेनेटिक बिल्ड में बहुत आगे हैं। वो हर तरीके से इनसे आगे हैं, चाहे हम बात करें यहाँ पर स्ट्रक्चर की, मसल शेप की, एक हाइट की या विड्थ की, तो हर चीज़ उनमें बहुत फ्रीकी है, फ्लॉज बहुत ही कम है। ओलंपिया एट द एंड ऐसा गेम बन जाता है ना कि मेहनत तो सभी कर रहे हैं, फिर बात आती है कि जेनेटिक्स सबसे ज़्यादा किसके अच्छे हैं, तो एट द एंड वो जेनेटिक्स पे बात आके रुकती है। ऐसे में एरिन बहुत आगे हैं जेरेमी बुएंडिया से, तो जीतने का इसलिए मुझे नहीं लगता है। बाकी आपको लगता है कि जेरेमी बुएंडिया इस साल ओलंपिया में अपना 5वां टाइटल क्लेम कर सकते हैं? 5 साल के बाद आ रहे हैं, देखते हैं क्या अब ये एग्जैक्टली चेंजेस अपनी बॉडी में दिखाएंगे। अब देखते हैं कैसे दिखेंगे 11 हफ्ते बाद। इसके बाद दोस्तों बात करूं अगले मेंस फिजिक एथलीट की, तो फिर से आ जाते हैं यहाँ पर एक और चैंपियन, 3 टाइम मेंस फिजिक चैंपियन ब्रेंडन हेंड्रिक्सन। तो उन्होंने अपनी ये फिजिक दिखाई है 14 हफ्ते आउट की, यानी कि अभी से करीबन 3 हफ्ते पुरानी फिजिक ही अब शेयर कर रहे हैं। और इस फिजिक में आप देखोगे कि ये जेरेमी बुएंडिया से, जो अभी के जेरेमी बुएंडिया है, उनसे ज़्यादा लीन लग रहे हैं। तो ये आमतौर पे पूरे साल लीन रहते भी हैं। बिल्कुल अभी की फिजिक इन्होंने अपनी शेयर कर दी है और इस वक्त अच्छे खासे लीन दिख रहे हैं। बॉडी के अंदर जितना मास होना चाहिए ना, ये सालों साल ऐसा ही मास रखते हुए आ रहे हैं कंसिस्टेंटली। जेरेमी बुएंडिया का क्या रहता है, वो ऑफ सीजन में एकदम स्मॉल हो जाते हैं बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा नेचुरल स्टेट में अपनी आ जाते हैं। तो इस वक्त पे ये श्रेडिड ज़्यादा दिख रहे हैं ब्रेंडन हेंड्रिक्सन एज़ कम्पेयर टू बुएंडिया, और मे बी यहाँ पर ये बुएंडिया को अच्छे खासे मार्जिन से पिछाड़ दे इस बार के मेंस फिजिक ओलंपिया के अंदर, क्योंकि देखो ये बहुत कंसिस्टेंट एथलीट है और इनके लिए एक सॉलिड सेकंड प्लेस प्रिडिक्ट करना कोई बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये एथलीट पिछले साल भी सेकंड आया था, ये एथलीट हर साल फर्स्ट आ रहा है उससे पहले। तो मुझे नहीं लगता कि इस एथलीट को हराया जा सकता है, बस एरिन बैंक्स ही हैं जो उनको हरा पाते हैं। लेकिन ये एक ऐसे एथलीट है ब्रेंडन जिनमें कोई फ्लॉ है नहीं इनकी इस डिवीजन के हिसाब से। बाकी ब्रेंडन और नील हिल का इस बार ये लास्ट ईयर है, क्योंकि इन दोनों ने मिलकर के इतने सारे कॉम्पिटिशन्स जीते हैं। तो ये भी एक एपिक जोड़ी बन गई है इन दोनों कोच और एथलीट की, जो बहुत सारे लोग नहीं जानते या फिर उतना ज़्यादा नोटिस में नहीं आते हैं। बाकी नील योडाहिल ने इनको सही में बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स जिताए जब ये दोनों साथ में आए। उससे पहले एक ही तो कॉम्पिटिशन जीता था ब्रेंडन ने, तो नील ने उसके बाद दूसरा तीसरा कंपटीशन जिताया। पिछले साल भी बहुत अच्छी शेप में इनको लेकर के वो आए, अपनी तरफ से बेस्ट ही कराया उन्होंने। मतलब एक बार आदमी का तुक्का लग सकता है, लेकिन 3-4 साल तक लगातार लग रहा है तो वो तुक्का नहीं होगा, वो डेफिनेटली एक प्रॉपर प्लानिंग और एग्जीक्यूशन की वजह से हो रहा है। तो कमाल की जोड़ी बैठी है इन दोनों की। बाकी अब फाइनल ईयर है, देखते हैं नील हिल अब किस तरीके से अपने इस क्लाइंट को प्रेप करवाते हैं एरिन बैंक्स को हराने के लिए। तो बहुत ही तगड़ा इस बार का ईयर जाने वाला है, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ कि मेंस फिजिक की डिवीजन इस बार की सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग डिवीजन होनी चाहिए। बाकी होगा ओलंपिया तो देखते हैं उस टाइम पे क्या माहौल रहता है, कौन सी डिवीजन में कितना ज़्यादा उथल पुथल रहती है। अभी के लिए ये था इनका अपडेट ब्रेंडन हेंड्रिक्सन का। इसके बाद दोस्तों अगले एथलीट पे हम चलते हैं और ये नाम आता है इसमें चार्ल्स ग्रिफिन का। चार्ल्स ग्रिफिन जो कि खेलने वाले लीजेंड स्पोर्ट्स फेस्टिवल होने वाला है अब से 1.5 महीने बाद, यानी कि 7 से 8 अक्टूबर को। यहाँ पर 9 से 10 अक्टूबर के आसपास हम कवर करेंगे। तो उसके अंदर में कम्पीट करने के लिए तैयार होते जा रही हैं लगातार। रिसेंटली चार्ल्स ने अपनी पैक इंजरी की वजह से काफ़ी ज़्यादा मसल मास लूज़ कर दिया था अपर बॉडी का, लेकिन लोअर बॉडी ज़्यादा ट्रेन करते चले गए थे, तो इस वजह से इनके लेग्स काफ़ी बढ़ गए थे। फिलहाल इन्होंने अपर बॉडी भी वापस से ट्रेन करनी शुरू कर दिया, लिख दिया इन्होंने बैक इन द बिजनेस। और अभी की इन्होंने ये स्टोरी अपनी डाली है 7 वीक्स आउट वाली, जिसके अंदर बैक डबल बाइसेप पोज हिट कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। 7 हफ्तों में ये बॉडी बिल्डर बहुत ज़्यादा तगड़ा हो जाने वाला है, ऐसा मैं मान के चलूँगा, क्योंकि कंडीशनिंग में ये कभी भी लैक नहीं करते। साइज़ में लैक ज़रूर करते थे लोअर बॉडी की, पर अब वो उनका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो ऐसे में इनको हराना बहुत टफ होगा उस कॉन्टेस्ट के अंदर में।
मेरे हिसाब से चार्ल्स ग्रिफिन बहुत इजीली उस कॉन्टेस्ट को जीत भी जाएंगे। देखते हैं, अब डिपेंड करता है लाइनअप क्या रहने वाला है लीजन का, लेकिन फिलहाल ये इनका अपडेट है। लोअर बॉडी की भी मैं इसमें बात करूं जो उन्होंने हाल ही में दिखाई है, तो इसमें इनके लेग्स आपको दिखेंगे बहुत ज़्यादा वही ड्राई, हार्ड और वेस्कुलर एट द सेम टाइम। तो चार्ल्स ग्रिफिन काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं पहले से बेहतर, जहाँ छोटे होते जा रहे थे अब बिल्कुल फूलते जा रहे हैं, और 7 हफ्ते के अंदर अंदर मेरे हिसाब से ये हो जाएंगे बहुत ही ज़्यादा डेंजरस। तो चार्ल्स ग्रिफिन भी एक ऐसे एथलीट है जो अभी रडार पे नहीं है, बिकॉज ये उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है, और वो ऑब्वियस रीजंस की वजह से इंजर्ड हो गए थे इस वजह से। नहीं तो ये भी एक मतलब बढ़िया एथलीट्स में से काउंट होते हैं, मेरे तो एक फेवरेट एथलीट में से ये हैं, लेकिन अभी काफ़ी पीछे हैं गेम में। धीरे धीरे करके थोड़ा सा और टाइम लगेगा और ये भी एक टॉप 10 वाले एथलीट बन जाएंगे। ये सीरियस एथलीट हैं, ये बहुत ज़्यादा फोकस रख के चलते हैं, हमेशा इनका एक डेडिकेशन दिखता है इनके वर्क के अंदर। मिस्टर ओलंपिया में जो खेल रहा है या किसी भी डिवीजन में आज जो खेल रहा है, कौन एथलीट सीरियस नहीं है? सभी अपने पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा करके आज compete कर रहे हैं, सभी एक दूसरे को हराने के लिए बिल्कुल बैठे। और इसलिए आज आप देखो ना, कोई एक सिंगल हैंडेडली डोमिनेट कर ही नहीं रहा है इस कॉम्पिटिशन को। हर साल कोई ना कोई नया फेस देखने को मिलता है एज अ चैम्पियन। इस बार देखते हैं वो नया फेस कोई और होगा या फिर हार्डी शुपन ही रहने वाले हैं, तो पता लगेगा। बस दोस्तों, आज के तो सारे यही अपडेट्स थे। अब बाकी अपडेट्स जल्दी ही आने वाले हैं, अब से 3-4 दिन बाद, और उसके बाद में आएगा मास्टर्स ओलंपिया, जिसको कि सब लोग कवर करेंगे। तो वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ इस साल की बन जाने वाली है। देखते हैं कितना पॉपुलर जाता है या फिर फ्लॉप जाता है, वो पता ही लगेगा बाद में। किस तरीके का लाइनअप आने वाला है उस पर डिपेंड करेगा। अब इसके बाद आप मान के चलो कि सितंबर जो रहेगा ना, उसमें थोड़े बहुत शोज़ होंगे, अक्टूबर में हल्के फुल्के से शोज़ होंगे, और फिर नवंबर में आएगा ओलंपिया। तो इस तरीके का इस साल पूरा ये जाने वाला है। तो बस अभी के लिए दोस्तों इतना ही था इस वीडियो में। अब मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।